अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सामने लेके आई हूँ CS401 लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, एड्रेसिंग मोड्स। अब एड्रेसिंग मोड में क्या सबसे पहले क्या बताया गया है कि असेंबली लैंग्वेज में मूव को हम MOV लिखते हैं, मूव AX, 5। मूव जो है ऑप कोड है, जो ऑप कोड का मतलब ये है कि प्रोसेसर को बताया जा रहा है ये तरीक़ेकार बताने का। इसका मतलब ये है कि मूव AX, 5 है, तो मूव जो AX जो है वो डेस्टिनेशन है, और जबकि 5 जो है ये सोर्स है और मूव करना, यानी सोर्स डेस्टिनेशन, यानी डाटा को सोर्स डेस्टिनेशन तक मूव करना। नेक्स्ट ये MCQ है कि कांस्टेंट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। XDB मतलब डिफाइंड बाइट कहलाता है, यानी इसमें 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट डिफाइंड वर्ड्स, वर्ड जो होता है वो 16 बिट पे मुश्तमिल होता है। DW डिफाइंड वर्ड को शो करेगा, DB डिफाइंड बाइट को। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, ये सेम वही होता है कि मेमोरी वेरिएबल को स्टोर किया जाता है, जैसा कि मूव AX, नंबर 1, इसको अब सिर्फ ब्रैकेट में शो करते हैं हम। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, अब इसमें जो है ना मेमोरी एड्रेस वो फिक्स होता है और इंस्ट्रक्शंस में गिवन होती है। अभी कुछ रूल्स हैं डाटा मूवमेंट के, कि कुछ लो होते हैं कुछ नहीं होते। जो लो होते हैं वो है रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा अलो होता है, रजिस्टर टू मेमोरी भी, मेमोरी टू रजिस्टर भी, कांस्टेंट टू रजिस्टर। लेकिन जो अलो नहीं होता वो है रजिस्टर टू कांस्टेंट, मेमोरी टू कांस्टेंट, मेमोरी टू मेमोरी। अब साइज़ मैचर क्या होता है कि इसमें प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके साइज़ को इक्वल करना। फ़र्ज़ करें अगर साइज़ बाइट में है तो बाइट में इसे शो करना, अगर साइज़ वर्ड्स में है तो इसको प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वर्ड में शो करे। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास बैग है 5 kg का, अब हमने उसमें डाटा स्टोर करना है 1 kg। इंटर इसको अलो नहीं करता क्योंकि 4 kg मेमोरी ज़ाया होती है। रजिस्टर इंटरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर है 100 ना कि 3 है, तो इस तरह से 200 इंस्ट्रक्शंस की कॉस्ट होती है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ रजिस्टर्स की जो कि एड्रेसिंग को कंट्रोल करते हैं, और ये है वो BX, BP, SI एंड DI होल्ड, जो कि इसे होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बताई है कि अगर हम 5 को ब्रैकेट में लिखें और ब्रैकेट से बगैर लिखें तो इसका टोटल मीनिंग डिफरेंट होगा। JNZ स्टैंड फॉर जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, इसका मतलब है NZ जबकि है कंडीशन इंस्ट्रक्शन है नॉट ज़ीरो। अब उन्होंने कहा है कि अगर JNZ है तो अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर वो जंप करेगा, अगर ज़ीरो है तो वो जंप नहीं करेगा। अब यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं कि CX जो है रजिस्टर यूज काउंटर के लिए, BX जो होता है वो कंटेन करता है चेंजिंग एड्रेसेस को, जबकि AX जो होता है वह एक्यूमुलेटर है रिजल्ट के तौर पे। एक्यूमुलेटर जो होता है वो प्रोसेसर के बीट के इक्वल होता है, अगर 16 बिट एक्यूमुलेटर है तो फिर 16 बिट ही प्रोसेसर होगा। यहाँ पे बताया कि डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो होती है वो यूज़ होती है सिंगल रजिस्टर के तौर पे। आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेमोरी एक्सेस, जो कि मेमोरी एक्सेस की बेसिक फॉर्म्स है। सेगमेंट एसोसिएशन में बताया गया है कि तमाम जो मैकेनिज्म्स होते हैं एड्रेसिंग के वो रिटर्न करते हैं नंबर को, जो कि इफेक्टिव एड्रेसिंग कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग जो होती है, कभी भी बेस होती है या फिर नॉट ऑफसेट होती है, क्योंकि हमें बताते हैं कि डिज़ायर सेल जो होते हैं मेमोरी में वो एक्सेस हो रहे हैं। एड्रेस रैप राउंड के पहले बता चुकी हूँ मैं कि अगर कैरी लिया जाए। एड्रेसिंग मोड समरी क्या होती है कि ये सपोर्ट करती है 7 मोड ऑफ मेमोरी एक्सेस को। मेमोरी एक्सेस जो होती है वो उसकी जनरल फॉर्म क्या है कि बेस होता है, इंडेक्स होता है और ऑफसेट होता है। अब यहाँ पे बताया गया कि बेस रजिस्टर इंडेक्स क्या होता है, ये ब्रैकेट में शो होता है, यूज़ होता है, ब्रैकेट इस्तेमाल होती है इसमें। और 2 बाइट्स कंटेन AX कंटेंट्स ऑफ AX रजिस्टर टू दी एड्रेसिंग कंटेन BX रजिस्टर, एड्रेसिंग को पे मुश्तमिल होता है BX की। इंडेक्स्ड रजिस्टर इंडेक्स क्या होता है कि ये ऐसा ही एड्रेस है, और ये भी ब्रैकेट में शो होता है, ब्रैकेट यूज़ की जाती हैं इसमें भी। और जो इफेक्टिव एड्रेसिंग हासिल करने के लिए हम ये तीनों यूज़ करते हैं, बेस, इंडेक्स और ऑफसेट। और ये कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग सिस्टम है जो कि इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। एक्स्ट्रा लेक्चर नंबर 8, यहाँ पे अब हमारे पास टॉपिक है ब्रांचिंग। अब फर्स्ट पे कंपैरिजन, इस पे कंडीशन यूज़ होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं CMP, जैसे कि हमने मूव के लिए यूज़ किया था असेंबली लैंग्वेज की लैंग्वेज में MOV। इस तरह से कंपेयर कंडीशन करने के लिए हम करते हैं CMP यूज़। CMP मतलब कि बेसिक रूट इंस्ट्रक्शन है, और सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक 5 जो है वो स्मॉल है, जबकि 7 लार्ज है। अब हमने इसमें से अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने क्या करना है, हमें एक बोरो की ज़रूरत होती है, यानी कि कैरी की। तो हम इसमें कैरी फ्लैग यूज़ करते हैं सेट करने के लिए। जब हम कैरी यूज़ करेंगे तो फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू।
अगर कैरी नहीं यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर इसे समझेगा नहीं, ठीक है। और प्रोसेसिंग नहीं होगी। फिर अगर हम कैरी लेंगे तो फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आउटपुट मिलेगी हमें। यहाँ पे डिफरेंस गिवन है हमारे पास अनसाइंड और साइंड। अनसाइंड में सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होती है, जबकि साइंड में साइन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पहले भी पढ़ा है कि 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है ज़ीरो फ्लैग। अब जब हम डेस्टिनेशन को सोर्स पे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी और रिजल्ट 0 होगा, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो फ्लैग ऑन होता है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है कि सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन से ग्रेटर हो, यानी कि 7 बड़ा हो और 3 छोटा हो, तो कैरी सब्ट्रैक्ट करना हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल पहले बताई थी कि हमें यहाँ पे कैरी फ्लैग चाहिए होता है और कंडीशन होती है बड़ा लेंगे तो फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डेस्टिनेशन इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू सोर्स हो, तो फिर ज़ीरो फ्लैग भी ऑन होगा और कैरी फ्लैग भी ऑन होगा। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सोर्स, तब कैरी फ्लैग जो होता है वो ऑफ होता है, बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्ट हमें, क्योंकि 7 - 5 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ ग्रेटर देन सोर्स, तो ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो होगा यानी कि ऑफ होगा और कैरी फ्लैग भी ऑफ होगा। अगर साइन डेस्टिनेशन इज़ लेस देन साइन सोर्स तो फिर हमें ये इक्वल नहीं होगा और डेस्टिनेशन इज स्मॉलर दैन द सोर्स। कंडीशनल जंप्स, अब कुछ जंप्स हैं जिस पे कंडीशन लागू होती है, जैसा कि JZ and JNZ, चेक द ज़ीरो फ्लैग। JE जंप इफ़ इक्वल, JNE जंप इफ़ नॉट इक्वल, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट कंडीशन है जो कि कंडीशनल जंप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जंप इफ़ कैरी, जंप इफ़ बिलो, जंप इफ़ नॉट अबव और इक्वल, तो फिर कैरी फ्लैग जो होगा वो ऑफ होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जंप इफ़ नॉट कैरी, जंप इफ़ नॉट बिलो, जंप इफ़ अबव और इक्वल, तो फिर कैरी फ्लैग ऑन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है अनकंडीशनल जंप। अब इसके 3 हिस्से में डिवाइड होता है, इसमें शॉर्ट जंप होता है, नियर जंप होता है और फार जंप होता है, जबकि जो कंडीशनल जो हमने पहले पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट जंप होता है। अब रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है कि ये कंट्रास्ट और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होता है। ये सही तरीके से बताते हैं कि एग्जैक्ट एड्रेस को। इट इज़ टेलिंग हाउ मच फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू गो फ्राम करंट पोजीशन। ये हमें बताते हैं कि कितना हमने करंट पोजीशन से आगे जाना है या पीछे जाना है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि शॉर्ट जंप होता है, नियर एंड फार जंप होता है। नियर जंप में क्या होता है कि 16 बिट इंस्ट्रक्शन होती है और विद इन सेगमेंट होता है जंप करना। अब शॉर्ट जंप क्या होता है कि +127 बाइट फॉरवर्ड एंड -128 बाइट बैकवर्ड होती है। अब फार जंप क्या होता है, ये एब्सोल्यूट होती है और फ्राम वन कोड सेगमेंट टू अदर फार जंप इज़ यूज्ड। अब जिस संख्या हमारे पास 3 सेगमेंट है और फर्स्ट से थर्ड पे करना है हमने जंप, तो ये फार हो गई, यानी कि सेकंड को हमने स्किप कर दिया और डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पे चले गए, ठीक है। अब सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर भी होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है, यानी कि वैल्यूज़ को पुट करना असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग टू टाइप की होती है। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़े और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की जानिब। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ होता है इसमें। फॉर एग्जांपल पहले दो वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करना, देखना है अगर असेंडिंग में छोटे से बड़े, पहले छोटे को रखना फिर दूसरे देखना है फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को छोटे से बड़े की, यानी यहाँ पे अब दोनों करेक्ट हैं, 34 67, तो यानी कि इसको हमें सही छोड़ देना है। नेक्स्ट अब हम कंपेयर करेंगे 67 और 98, फिर ये भी करेक्ट सिचुएशन है। अब हम करेंगे लास्ट वाले 98 23, अब ये करेक्ट नहीं है, यानी कि पहले 23 आएगा फिर 98, यानी कि ये हमने तरतीब से लिखने, पहले 23 लिखेंगे फिर 98 लिखेंगे। इस तरह से ये हो गया। फिर दोबारा से कंपेयर करेंगे और तब तक कंपेयर करते जाएंगे जब तक ये असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट वैल्यूज़ ना आ जाएं, जैसा कि यहाँ पे ये कंपेयर करके लिखा है कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने भी आपको समझाया सेम वैसे ही उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे स्वैप किसे कहते हैं कि 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना और फिर तरतीब देना। तो यहाँ पे कंडीशन स्वैप ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, यस, यानी कि इस तरह से।